कभी भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता था। आज भारत वैश्विक आर्थिक ताकत बन चुका है। बदलते शहर, बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास की रफ्तार, और दुनिया का बढ़ता विश्वास। एक 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को और सरल करने वाली है। ये सिर्फ आंकड़े का बदलाव नहीं, बल्कि एक नए आत्मविश्वास का उदय है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। ये कहानी है उस सफर की जिसने भारत को नई पहचान दी। पीएम मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र से मिली भारत को नई रफ्तार, नया विश्वास और वैश्विक पहचान। ये कहानी है बदलते भारत की, मोदी के विजन की। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। किसी भी शासन के परफॉर्मेंस के बड़े आधारों में से एक है देश की इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर उनके परफॉर्मेंस को जिन अहम पैमानों में कसा जाएगा, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था। तो हमारे खास पेशकश 12 साल भारत खुशहाल के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पिछले 12 सालों में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर यह सवाल सबसे मौजू है कि 2014 के बाद से एनडीए सरकार का अब तक का सफर कैसा रहा। क्या $5 ट्रिलियन का सपना हकीकत बन रहा है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बनेगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमने हमेशा ऊंचे निशान रखे। इस सपने और मोदी सरकार के वादे के सफर में देश के आम लोग आखिर कहां खड़े हैं? बढ़ती अर्थव्यवस्था के आंकड़े की जमीनी हालत क्या है? क्या आम आदमी के सामने महंगाई और बेरोजगारी की चुनौतियां अभी भी पहाड़ जैसी हैं? पीएम मोदी के 2014 से 2026 तक के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, उन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। इन 12 वर्षों में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर मई 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। पीएम का दावा है कि देश तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा
कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने वादों के भरोसे पर अलग अलग पार्टियां सत्ता में आती रही हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम वादा गरीबी दूर करने का रहा है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस ने कई वर्षों तक राज किया, लेकिन कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता के लिए पार्टियों का विकल्प हमेशा मौजूद रहा है, इसलिए जनता अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है, ये कहते हुए कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन पिछले 12 वर्षों से जारी मोदी सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ कभी कम नहीं हुआ। आखिर इसकी वजह क्या है? जन जन की आंखों के सपने लेके चले। आम आदमी की जिंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पूर्व की सरकारों ने 2014 से पहले गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, पर किसी ने गरीब नहीं हटाया। उन्होंने गरीब को हटाया, गरीबी नहीं हटा पाए। पर प्रधानमंत्री जी की जो 2014 का संकल्प कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, उस संकल्प ने इतना बड़ा परिवर्तन किया कि 15 करोड़ लोगों के घरों में नल से जल पहुंचा है। सवाल है मोदी सरकार पर पहले टर्म के बाद लगातार 2 टर्म तक एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर क्यों नहीं हुआ? इकोनॉमिक मोर्चे पर सरकार ने ऐसा क्या किया? अर्थव्यवस्था की सेहत बताने वाले इंडिकेटर आखिर क्या कहते हैं? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसकी जीडीपी का बढ़ना जरूरी होता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसमें साल भर का ब्यौरा रहता है कि क्या कुछ उत्पादन हुआ, कितनी बाजार में डिमांड रही, जिससे तय होता है कि सरकार की इनकम क्या हुई। यदि जीडीपी बढ़ रही है तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यानी कि बाजार में पैसा है। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक जहां 2014 में देश की कुल जीडीपी 1.86 ट्रिलियन डॉलर थी, वो 2026 में 4.15 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है। 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 7.4 से लेकर 7.6% है। वहीं 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय लगभग 86,647 रुपए थी, तो 2026 में ये आंकड़ा 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के स्तर को छू रहा है। इसी तरह मार्च 2014 के अंत में जहां देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 304.2 अरब डॉलर था, वो मई 2026 के ताजा आंकड़ों में 688.89 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस तरह पिछले 12 वर्षों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 384 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इसी तरह 2014 में जहां भारत का आधिकारिक गोल्ड रिजर्व 557.75 मीट्रिक टन था, जो 2026 में बढ़कर 880.52 मीट्रिक टन हो गया है। आरबीआई के आंकड़े कहते हैं पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वर्ण भंडार में लगभग 58% की यानी 322.77 मीट्रिक टन की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रियल जो जीडीपी है अराउंड 1.2 लाख है, तो इसमें यदि बढ़ोतरी होती है तो परचेजिंग पावर आम आदमी के हाथ में बढ़ जाता है, वो ज़्यादा पैसे खर्च करेगा और जीडीपी के ग्रोथ के अंदर में जो मनी सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने में सहायक होगा और जो कंजम्पशन का लेवल है वो हमारी जीडीपी में बढ़ेगा। इकोनॉमिक फ्रंट पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जिसकी तस्दीक आंकड़े भी करते नजर आते हैं,
लेकिन जीडीपी बढ़ने का मतलब सीधे तौर पर हर नागरिक की जेब में ज्यादा पैसा आना नहीं होता। इस चमचमाती इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े को हमें आम लोगों के जीवन स्तर में हो रहे सुधारों के आईने में देखना होगा। देखिए, आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश हैं जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सवाल है, इन 12 वर्षों में देश के आम लोगों की लाइफस्टाइल कितनी बदली? क्योंकि इन इकोनॉमी के बढ़ते आंकड़ों के साथ हमें इन्फ्लेशन के आंकड़ों को भी देखना होगा। अगर महंगाई दर ज्यादा है तो आपको वही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बढ़ती महंगाई दर ने लोगों की खरीद क्षमता को प्रभावित किया है। पिछले 12 साल में मोदी सरकार महंगाई दर को औसतन 5% के आसपास तक कंट्रोल रखने में सफल रही है, जो कि इससे पहले के यूपीए कार्यकाल 2004 से 14 के बीच की औसत महंगाई दर 8.1% की तुलना में काफी कम है। यदि महंगाई बढ़ती है तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो घट जाता है और महंगाई बढ़ने से ओवरऑल इकोनॉमी के ग्रोथ के अंदर में ये बाधक होता है। जो लोगों की परचेजिंग पावर है और जो लोगों की खर्च करने की क्षमता है उसमें कटौती हो जाती है और ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर में ब्रेक लग जाता है। जितनी कंपनियां हैं उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो घट जाते हैं क्योंकि महंगाई की वजह से उनका कॉस्ट बढ़ जाता है और सरकार को जो टैक्स मिलता है उसमें भी कटौती आ जाती है। ओवरऑल इन्फ्लेशन इज नेगेटिव फॉर द टोटल इकोनॉमी ऑफ द ग्लोबली एंड नेशनली। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े सुनहरे कल की कहानी कहते हैं, लेकिन क्या इस अर्थव्यवस्था से लोगों के जीवन में सुधार आया तो कितना, या लोग बढ़ती महंगाई से किस तरीके से लड़ रहे हैं, किस तरीके से सामना कर रहे हैं, ये बात करते हैं हम खुद उस आम जनता से। ये टॉपिक आम आदमी से रिलेटेड से ज्यादा सरकार से रिलेटेड है। आज के टाइम आपके लोन जो है पहले से 2.5 गुना बढ़ा है जब से मनमोहन सिंह। पहला पॉइंट। दूसरी बात, चाहे मैं हूं या आम आदमी हो, आपको पता कितना टैक्स देता पर मंथ? 25,000। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। महंगाई का तो कोई भी वो नहीं है कि कम होने का कोई भी स्तर ही नहीं है। जो चीज लो, दूध पे लो, हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं। आना जाना, आवाजाही, सब पे पैसे तो बढ़ ही रहे हैं। क्या लगा है कि जीवन के स्तर में भी कुछ बदलाव हुआ है? अभी तो नहीं लग रहा। किसी भी इकोनॉमी में पैसों के लेन देन का पारदर्शी जरिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मोदी सरकार ने इसके लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इतना सपोर्ट किया कि ये बड़ी क्रांति के रूप में बदल गई। कई इकोनॉमिक स्टडी के मुताबिक डिजिटल पेमेंट के बढ़ने से देश की जीडीपी वृद्धि में 1 से 1.5% तक का सकारात्मक असर देखा गया है। इसी तरह जनधन आधार मोबाइल लिंक यानी जैम ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन को बेहद पारदर्शी और आसान बनाया। इसे आसान अर्थों में समझें तो इसके माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ज्यादा असरदार हुआ, जिससे सरकारी योजनाओं का पैसा बिना किसी भ्रष्टाचार और बिचौलियों के सीधे गरीबों के खातों में पहुंचने लगा। देश की आर्थिक गति को बूस्ट करने के लिए वर्षों से रुके पड़े टैक्स सिस्टम को मोदी सरकार ने पटरी पर लाने की कोशिश की और 1 जुलाई 2017 को एक देश एक टैक्स के संकल्प के साथ वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया। नए सिस्टम में ढलने के कारण शुरुआती महीनों में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में थोड़ी मुश्किल जरूर आई, लेकिन इसने देश के जटिल टैक्स ढांचे को खत्म कर राज्यों के बीच व्यापार को बेहद आसान बनाया और सरकारी राजस्व को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में आजादी के बाद का
सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स सुधार माना गया। जीएसटी लागू होने से जहां एक और इंस्पेक्टर राज का खात्मा हुआ, वहीं टैक्स चोरी पर लगाम लगी। इतना ही नहीं, उद्योग व्यापार जगत पर जहां इसका अच्छा असर हुआ, वहीं जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वर्ष 2017-18 में जहां कुल वार्षिक जीएसटी कलेक्शन 7,40,000 करोड़ रुपए का था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 तक ये बढ़कर 22,08,000 करोड़ रुपए हो गया। वर्तमान में देश का बेसिक जीएसटी कलेक्शन औसतन 1,70,000 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। लेकिन मोदी सरकार यहीं नहीं रुकी। लगातार हो रही जीएसटी सुधारों की मांग और जरूरत को देखते हुए जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म आधिकारिक रूप से 22 सितंबर 2025 को लागू किया गया। ये बदलाव 2017 में लागू हुए मूल जीएसटी ढांचे का अब तक का सबसे बड़ा और उन्नत वर्जन है। इसका मकसद टैक्स चोरी रोकना, टैक्स स्लैब को सरल बनाना और आम जनता के साथ ही व्यापारियों को राहत देना है। इसके तहत पहले की 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर मुख्य रूप से 2 बड़े स्लैब 5% और 18% में बदल दिया गया है, जिसे इकोनॉमी के लिहाज से ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है। इसके साथ ही 61 साल पुराने कानून की जगह लागू किया गया इनकम टैक्स एक्ट 2025 को भी टैक्स सुधारों में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। Overall major cess collections, excluding crude oil and GST compensation, sir, the collection was, and I still call it estimate, 23.34 lakh crores. जीएसटी आपने बात कही, ये एक बड़ा चुनौती भरा प्रश्न था। तो भारत तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ के स्टेट वहां के देशों से बड़े हैं, तो एक सिंगल नेशन का टैक्सेशन स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों हो? मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को यह योजना तब भाई, वो विचारों को बहुत गहन ढंग से प्रस्तावों को देखते हैं। उन्होंने इसमें राष्ट्रीयता देखी, उन्होंने इस कदम में आर्थिक विकास देखा, उन्होंने इस कदम में सत्यनिष्ठा देखी, एथिक्स देखी। समय के साथ उन्होंने स्वीकार भी किया और इतना महत्वपूर्ण पाया कि आपको याद होगा जीएसटी योजना की जब घोषणा हुई तो जो मिडनाइट, आधी रात को घोषणा पार्लियामेंट में हुई, तो एक तरीके से इकोनॉमिक सॉवरेंटी की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी फिर से पंडित नेहरू की दोहराई गई। प्रधानमंत्री मोदी का 12 साल का कार्यकाल इस बार हो गया है और तमाम योजनाएं आई हैं इस 12 साल में, तमाम पॉलिसीज आई हैं, तमाम नए नियम बने हैं, संशोधन हुए हैं, कई चीजें हुई हैं। इसी बीच जीएसटी जैसी एक बड़ी चीज भी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें तमाम छोटे से लेकर बड़े वर्ग के व्यापारियों के लिए कुछ लाभ देने का प्रयास किया गया। हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, एक कॉम्प्लेक्स में है जहाँ पे तमाम छोटे बड़े व्यापारी काम करते हैं। हमारा जो बिजनेस है, वैसे तो देखा जाए ईज ऑफ डूइंग हो गया है कि पहले कई तरीके की फॉर्मेलिटी, कई तरीके के टैक्सेस और उन सबको करना पड़ता था, अब एक ही में हो गया है। ईज ऑफ डूइंग में ये है, जीएसटी के लाभ भी हैं, लेकिन एक चीज और है कि जीएसटी के चलते अभी भी 4-5 सालों में, ठीक है, हमको लिखा पढ़ी में दिक्कतें आ रही हैं। ज्यादातर विभाग वालों को भी इसकी जटिलताओं का पता नहीं है।
मुझे तो बेनिफिट दिखता है जीएसटी से। मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये दिखता है कि वी आर ऑन मंथली ऑडिट रिटर्न, मतलब रिटर्न जो फाइल होती हैं वो मंथली फाइल होती हैं, तो ज्यादातर रिकंसिलिएशन हमारे बिजनेस के मंथली चलते हैं। तो जो पहले पूरे एनुअल एक साथ हम लोग रिकंसिलिएशन करते थे, अब वो हम मंथली करते हैं, तो हमारे लिए तो बेनिफिट है। हर मंथ सेल का रिटर्न जाता है, परचेज का रिटर्न जाता है, तो ओवरऑल मेरे लिए तो मुझे बेनिफिट दिखता है। इसी तरह देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के आकलन के लिए दूसरे कई इंडिकेटर्स को देखना होगा कि 2014 की तुलना में 2026 में इनकी क्या स्थिति है, जैसे बजटीय घाटा, देश पर कर्ज का बोझ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंतर में आए परिवर्तन पर गौर करके समझना होगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार का कुल टैक्स राजस्व लगभग 12,45,000 करोड़ का था और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.1% यानी लगभग 5,31,000 करोड़ रहा। इसकी तुलना में केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र का शुद्ध कर राजस्व 26,70,000 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% लगभग 15,68,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसी तरह 31 मार्च 2014 तक भारत सरकार पर कुल देनदारियां 55,87,000 करोड़ रुपए थीं, तो केंद्रीय बजट 2026-27 के संशोधित अनुमानों के मुताबिक मार्च 2026 के अंत तक भारत का कुल कर्ज बढ़कर 197,18,000 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि इसे कर्ज टू जीडीपी अनुपात में देखा जाता है, जो अनुपात 2014 के लगभग 50 से 52% के स्तर से 2026 में 56.1% पर है। ये अनुपात महामारी कोविड-19 के बाद से लगातार घट रहा है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2014 में जहां भारत का व्यापार घाटा $135 बिलियन से ज्यादा था, वहीं 2026 में कुल व्यापार घाटा $109.65 बिलियन का रहा, जिसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होने के बावजूद घाटे की रफ्तार को कंट्रोल किया गया है। इकोनॉमिक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड के नजरिए से देखें तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। इन योजनाओं ने विदेशी निर्भरता को कम करके देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट और विदेशी निवेश में भारी उछाल आया। मोदी सरकार ने मार्च 2020 में पीएलआई स्कीम शुरू की। इसका मतलब है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। दरअसल इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मकसद से उठाए गए इस क्रांतिकारी कदम ने बेहद उत्साहित करने वाले परिणाम दिए हैं। इसकी एक वानगी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति के रूप में सामने आई है। 2014 में भारत मोबाइल आयात करता था, लेकिन आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन चुका है। साथ ही सेमीकंडक्टर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भरता तेजी से बढ़ी है। इस योजना के दम पर भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में चीन की चुनौती को काफी हद तक कम कर दिया है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में पीएलआई स्कीम का रोल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशलिटी स्टील, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर पीवी, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इन सेक्टर्स में बहुत अधिक उत्साह है। पीएलआई स्कीम के कारण करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। करीब 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बने हैं और एक्सपोर्ट में 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी का 12 साल का कार्यक्रम
कार्यकाल जो है वो तो एकदम ऊपर टॉप पर है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं सर अपने मंत्रालय में? हर तरह हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको हमारे मंत्रालय की नहीं मालूम है कि यूएस टैरिफ के चुनौती के बावजूद भी हमारा जो एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है, 10,000 करोड़ रुपया बढ़ गया इस साल, 10,000 से भी ज्यादा करोड़। तो ये मोदी जी की उपलब्धि है। दरअसल पीएलआई एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आने वाली इंडस्ट्री को अपना उत्पादन तय समय पर पूरा करना होता है, बल्कि लक्ष्य से ज्यादा भी करना होता है। ऐसे में केंद्र सरकार उस इंडस्ट्री को एक निश्चित इंसेंटिव देती है, जिसमें उस इंडस्ट्री को काफी राहत मिलती है। अभी तक इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 इकाइयां शामिल थी, जिसमें मोबाइल उत्पादन, साथ में मेडिकल डिवाइस और फार्मा इंडस्ट्री को रखा गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस परिधि में 14 इंडस्ट्री को शामिल कर लिया है। मोदी सरकार ने 1,97,000 करोड़ की पीएलआई योजना शुरू की, जिसने 2,16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वास्तविक निवेश आकर्षित किया है। इन योजनाओं के जरिए देश में 20,41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में कदम बढ़ाने से देश में 14,39,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। इस योजना के तहत अब तक 8,30,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात किया जा चुका है। देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जब मिलते हैं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। अब इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, साथ ही साथ टैक्स जनरेशन बढ़ता है, मार्केट में सामान ज़्यादा आता है, मार्केट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। तो पीएलआई मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाता है, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है, हर तरीके से देश की इकोनॉमी को फायदा देता है। देश में स्टार्टअप कल्चर को एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने और इसे व्यापक पहचान दिलाने का श्रेय आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की, जिसका मकसद देश के युवाओं को नौकरी खोजने वाले की जगह नौकरी देने वाला यानी जॉब क्रिएटर बनाना था। दरअसल स्टार्टअप किसी नए आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस पर काम करने वाला एक नया और इनोवेटिव बिजनेस है, और जब ऐसे किसी स्टार्टअप का बाजार मूल्य $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। 2014 में देश में जहां 4 यूनिकॉर्न और लगभग 500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे, मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के बूते आज इनकी संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें आज लगभग 125 एक्टिव यूनिकॉर्न शामिल हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। भारतीय स्टार्टअप्स ने अर्थव्यवस्था में 16 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। अब स्टार्टअप्स सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु तक सीमित नहीं हैं। देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं, जिसके दम पर इन्होंने घरेलू और विदेशी निवेशकों से अरबों डॉलर का निवेश आकर्षित किया है, जिससे देश में आर्थिक गतिविधियों को भारी बढ़ावा मिला है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। आज भारत में टैलेंट है, स्केल है, डिमांड है, स्टेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात, भारत में 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति है। इन सब के अलावा भारत की रिन्यूएबल और सोलर कैपेसिटी में भारी उछाल आया है। साथ ही मोदी सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने व्यापार को सपोर्ट किया, तो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स ने पिछड़ों और वंचितों की हालत
सुधारने में अहम योगदान दिया है। हालांकि कई सारी उपलब्धियों के बावजूद मोदी सरकार के सामने बेरोजगारी, लगातार बढ़ती महंगाई, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच इनकम का गैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्ल्ड लेवल पर मजबूत पैठ बनाने की चुनौतियां बरकरार है। सरकार का वर्तमान लक्ष्य भारत को जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को हासिल करना है।